नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 24 अगस्त तक के राष्ट्रीय समसामयिकी के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के राष्ट्रीय समसामयिकी पर नजर डालेंगे। पर सबसे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में हाल ही में खोजे गए कैस्केड मेंढक का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है एमोलोप्स एडिकोला। ठीक है, याद रखेंगे इसको, एमोलोप्स एडिकोला इस मेंढक का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारत के कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। कितने खिलाड़ी हैं जो कि टोक्यो पैरालंपिक खेल में भाग लेने गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 54। ठीक, और अभी तक अगर बात करें तो भारत ने कुल 10 पदक हासिल कर लिए हैं आज की डेट तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त समुद्री हरी शैवाल का नाम क्या रखा गया है। इसका आंसर है एसिटा बुलेरिया जल कन्याका। ठीक, अगला प्रश्न था, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहां स्थापित की गई है। तो इसका आंसर है सिम्हाद्री में। अगला प्रश्न था, भू स्थानिक योजना पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, चलिए आज का पहला टॉपिक है सुजलाम अभियान। अभी हाल ही में 25 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की घोषणा की है। क्या है ये, आइए देखते हैं। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में, ठीक है, ये हाल ही में मतलब ये 25 अगस्त की बात हो रही है, 25 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है। 25 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 दिनों का एक रूपरेखा बनाया गया है, रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस अभियान के माध्यम से न केवल गांवों में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी संरचना अर्थात सोख गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि जल के सतत प्रबंधन में भी सहायता प्राप्त होगी। आपको पता होगा कि जो घर से निकलने वाला अवशिष्ट जल होता है, ठीक है, इसको उपचारित करने के लिए, ठीक है, यही बोल सकते हो, इसके अवशोषण के लिए जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, शोख गड्ढे कहा जाता है। ठीक है, शोख गड्ढे या इन्हीं को बोला जाता है ग्रे वाटर। ठीक है, ग्रे वाटर इस पानी को बोला जाता है। ठीक है, ये जो गंदा पानी है इसको ग्रे वाटर बोला जाता है, और इसको सोखने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसको सोख गड्ढा बोला जाता है। ठीक, तो इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत बेसिकली 3 घटक हैं। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं, सुजलाम अभियान 25 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया है। पहला है, इसमें 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना। ठीक है, ये जो सोख्ता गड्ढे हैं, यहां से ग्रे वाटर निकलता है और इस गड्ढे में जाता है, जिससे कि पानी जो है इधर उधर नहीं फैलता और मच्छर नहीं पनप पाता उस पे। इसके अलावा जो गंदगी है वो नहीं फैल पाता है। ठीक, दूसरा इसका है, जो शौचालय निर्माण किए गए हैं उनकी रेट्रोफिटिंग की जाएगी। ठीक है, जो पुराने पिछले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय निर्माण किए गए थे उनका मरम्मत किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा तीसरा घटक है, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, नए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए आप यहां पर देखेंगे ओडीएफ स्थायित्व और गंदला जल प्रबंधन हेतु 100 दिनों का अभियान संचालित किया जा रहा है इस सुजलाम अभियान के अंतर्गत। ठीक, इस अभियान से अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और साथ ही जल निकायों को पूर्व रूप में लाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 की गतिविधियों को तीव्रता प्राप्त होगी तथा इससे ओडीएफ प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये सुजलाम अभियान के अंतर्गत शामिल है। इस अभियान के अंतर्गत गांवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में क्या क्या शामिल है, देखिए, सामुदायिक परामर्श
और ग्राम सभा का आयोजन, 100 दिवसीय कार्य योजना विकसित करना, आवश्यक सोख गड्ढों का निर्माण करना, शौचालयों का निर्माण करना और गांव के सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये बेसिक हैं जो कि इस सुजलाम अभियान के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। इसको डायग्राम से समझना ज्यादा आसान है इतना थ्योरी पढ़ने की अपेक्षा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए अभी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान और तालिबान, ठीक है, ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत है, जिसमें से 33 प्रांत में तालिबान ने अपनी हुकूमत दर्ज कर ली है। ठीक है, यानी कि 33 प्रांत ऐसे हैं जिस पर कब्जा कर लिया है। एक प्रांत बचा हुआ है, कौन सा? पंजशीर का प्रांत। पंजशीर के प्रांत पर अभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। ठीक, तो ये जो 33 प्रांत है, यहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, ठीक है, जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसका नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं हम कि ये जो तालिबान अफगानिस्तान संघर्ष है, ठीक है, ये कहां से प्रारंभ होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये तालिबान शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तालिबान शब्द का अर्थ होता है, देखिए तालिबान शब्द बेसिकली एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी। ठीक, तालिब शब्द जो होता है इसका अर्थ विद्यार्थी होता है और तालिब का बहुवचन होता है तालिबान। ठीक है, तो विद्यार्थियों का समूह क्या कहलाता है? तालिबान कहा जाता है। ठीक, यदि आधुनिक वर्तमान परिदृश्य में चर्चा में रहे तालिबान की बात करें तो यह एक कट्टर इस्लामिक शरिया कानून पर चलने वाला आतंकी संगठन है जो ये मानता है कि जिहाद एकमात्र रास्ता है सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का। ठीक है, ये शरिया को मानते हैं, ये शरिया को मानने वाला इस्लामिक कट्टर समूह है, कट्टर इस्लामिक समूह है। ठीक, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को बुरे तरीके से मुंह की हार खानी पड़ी थी। ठीक, इसमें लगभग 93,000 सैनिकों को भारत के द्वारा युद्धबंदी बनाया गया था। ठीक है, और इसके बदले में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। ठीक, इसी समय पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ था जिसको हम आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, यानी कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर हो गया, तो अब पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने आसपास के जो देश हैं उनकी राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना प्रारंभ किया। ठीक, और इसी के अंतर्गत ऐसे समूहों को उसने शरण देना प्रारंभ किया जो कि अफगानिस्तान सरकार से नाराज चल रहे थे। ठीक है, अफगानिस्तान की राजनीति में इसने इंटरेस्ट लेना प्रारंभ किया और अफगानिस्तान में ऐसे समूहों को इसने सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया जो कि सरकार के विरुद्ध थे। ठीक है, अब इस समय सरकार जो थी वो पीडीपीए की थी। पीडीपीए जो है वो वहां की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका पूरा नाम क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक, इस समय इसके प्रधानमंत्री थे नूर मोहम्मद तारिकी। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति थे नूर मोहम्मद तारिकी। ठीक, अब ये जो पार्टी थी ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट टाइप की पार्टी थी। ठीक है, कम्युनिस्ट, अब कम्युनिस्टों का संघर्ष है तो जाहिर सी बात है उस समय यूएसएसआर जो था ये सबसे बड़ा सपोर्टर था कम्युनिज्म का। ठीक है, तो 1979 में पदार्पण होता है यूएसएसआर का इस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक,
अब 1979 से लेकर 1989 तक रशिया जो है इस बैकग्राउंड में काम करेगा और अफगान में जो विरोधी ताकतें हैं जो सरकार के विरुद्ध काम कर रही है उनके दमन का प्रयास करेगा। ठीक, अब देखिए इस समय में अगर देखें 1979 से 1989 का, तो ये लगभग शीत युद्ध का समय है। ठीक है, ये एक वैचारिक मतभेद की स्थिति थी अमेरिका और रशिया के बीच में। ठीक, दो महाशक्तियों के बीच में जो वैचारिक युद्ध था उसको क्या कहा गया था? शीत युद्ध। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजी हुई परिस्थिति में उत्पन्न हुआ था। ठीक, तो 1989 तक रशिया जो है वो इसमें संघर्ष करता है अफगान सरकार की तरफ से। ठीक, अब अमेरिका जो है, ठीक, अब जाहिर सी बात है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में मानसिक विरोध है ना, एक दूसरे के विपरीत है। तो अमेरिका ने वो जो विरोधी तत्व हैं जिसको पाकिस्तान ने खड़ा किया था, इसको सपोर्ट देना प्रारंभ किया। ठीक, अब अमेरिका जो है वो उन विरोधियों की तरफ से लड़ रहा है, जबकि यूएसएसआर जो है ये पीडीपीए यानी कि सरकार की तरफ से लड़ रहा है। अब 1989 में यूएसएसआर जो है इसको आंतरिक कारणों से अफगानिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। अफगानिस्तान से बाहर यूएसएसआर। अब यहां पर जो अमेरिका समर्थित जो पार्टियां हैं, ठीक है, या अमेरिका समर्थित जो विरोधी ताकतें हैं वो हावी होने लग जाती हैं। ठीक, अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की कहानी पर चलते हैं। देखिए अब यूएसएसआर जो है उसने 1989 में अफगानिस्तान छोड़ दिया। अब अफगानिस्तान में सत्ता का संघर्ष प्रारंभ होता है। अफगानिस्तान में सत्ता का संघर्ष, क्योंकि जो विरोधी ताकतें थी वो चाहती थी कि उनकी सत्ता स्थापित हो जाए अफगानिस्तान में। ठीक है, इसमें आपने नाम सुना होगा मुजाहिदीन का। मुजाहिदीन और जो कबीलाई लोग थे इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ होता है कि हम सत्ता पर काबिज करेंगे। तो इसी स्थिति में जो तत्कालीन पाकिस्तान के गृह मंत्री थे, नाम क्या था उनका? नसीरुल्लाह बब्बर। नसीरुल्लाह बब्बर, ठीक है, इसी को बाद में जाकर के मुल्ला नसीरुल्लाह बोला जाता है। इस नसीरुल्लाह बब्बर ने अफगानिस्तान के विरुद्ध लड़ रहे तालिबों को एकत्र करके तालिबान का निर्माण किया। ठीक है, संगठित किया इन विरोधियों को और तालिबान का निर्माण किया। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि तालिबान जो शब्द है ये इस विरोधी ताकत को कब दिया गया? लगभग 1989 के आसपास। ठीक, अब ये जो 1989 के आसपास तालिबान बना है, इसने 1994 में आपको पता होगा कंधार पर कब्जा कर लिया। कंधार जो है अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण शहर है और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। काबुल पर कब्जा कर लिया था। ठीक, लेकिन देखिए अभी तक इनको अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है। अमेरिका का सपोर्ट अभी तक प्राप्त है, लेकिन आपको पता होगा 11 सितंबर 2001 की घटना। 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला होता है। इस हमले के बाद अमेरिका जो है वो तालिबान से बिल्कुल रूठ जाता है, बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और उनका सफाया करना चालू कर देता है। ठीक, अब धीरे 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 अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से अमेरिका जो है ये क्या करता है? सेना भेजता है अपनी। ठीक है, बहुत ज्यादा सेना भेजता है और अफगानिस्तान को डोमिनेट करना प्रारंभ कर देता है, बहुत ज्यादा। आपको पता होगा कि इसी के अंतर्गत ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका के द्वारा मारा गया था। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक, ये इस घटने की प्रतिक्रिया थी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, अब धीरे धीरे अमेरिका जो है ये पूरे तरीके से जो अफगानिस्तान है उसको डोमिनेट करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, अब धीरे धीरे समय आता है वर्ष 2014 का। वर्ष 2014 में अमेरिकी सरकार ने यह कहा कि हम जो है अपनी सैन्य शक्ति जो है वो अफगानिस्तान से कम करते जाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान से अपनी सेना जो है वो क्या करेंगे? धीरे धीरे हटाते जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये अमेरिका की शक्ति क्या हो रही है? सेना को हटा रही है, तो सेना को हटाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो अमेरिका की शक्ति कम हो रही है। लेकिन जो लड़ाके हैं
लड़ाकों की शक्ति क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक, ये एक डाटा आता है इसमें कि पिछले 2 साल में ही लगभग 90,000 सैनिक जो है ये तालिबान के समूह को ज्वाइन किए थे पिछले 2 साल में। ठीक, लेकिन अफगानिस्तान जो है, ठीक है, अफगानिस्तान पर न तो पूरे तरीके से अमेरिका जो है वो अब कब्जा कर पा रहा था और न ही पूरे तरीके से लड़ाके, क्योंकि सैनिक थे। ठीक है, अभी हाल ही में वर्ष 2021 में अमेरिका ने यह घोषणा की कि हम यहां से पूरी जो सैन्य शक्ति है उसको पूरे तरीके से हटा लेंगे। तो जैसे ही अमेरिका ने 15 अगस्त को अपनी पूरी सेना हटाई वहां से, ठीक है, केवल 6,000 सैनिक बचे थे, याद रखना। ठीक है, केवल 6,000 सैनिक बचे थे। तो जैसे ही 15 अगस्त को अमेरिका ने अपनी पूरी सेना हटाई वहां से, अफगानिस्तान के काबुल सहित पूरे 33 प्रांतों पर किसका कब्जा हो गया? तालिबान का। तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक, एक प्रांत बचा हुआ है जिसको मैंने आपको बताया, पंजशीर। ठीक, इस पंजशीर के प्रांत पर अभी भी किसका कब्जा है? तो याद रखिए, अहमद मसूद ने साफ बोल दिया है कि भाई हम तालिबान के सामने हथियार नहीं डालेंगे, इनका जोर से मुकाबला करेंगे। ठीक है, और यहीं पर आपने एक नाम सुनना होगा अमरुल्लाह सालेह का। अमरुल्लाह सालेह जो है ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कह दिया है कि भाई अब अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा और तालिबान के विरोध में पूरा सपोर्ट रहेगा किसको? अहमद मसूद को। ठीक, तो यह है अफगानिस्तान और तालिबान का संघर्ष। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक एक करके ले सकते हैं। ठीक, तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक में। देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब ये जो क्राइसिस पैदा हुआ अफगानिस्तान में, तो हमारे बहुत सारे भारतीय भी वहां फंस गए, है ना। तालिबान का कब्जा हो गया तो वहां पर हमारे भारतीय फंसे। तो भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, जो ऑपरेशन चलाया गया, उसे क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। इस जटिल निकासी अभियान की शुरुआत तालिबान द्वारा अफगान राजधानी पर कब्जा करने के एक दिन बाद 16 अगस्त को तब हुई थी, जब भारत द्वारा 40 भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया था। ठीक, मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और 16 अगस्त को ये जो देवी शक्ति अभियान है इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, चलिए तो चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल दिवस। आयोजन प्रतिवर्ष 19 अगस्त को, हर साल 19 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय और विश्व हॉकी में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के समर ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसको सबसे पहले तो याद रखना है आपको, नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी कैरियर की शुरुआत ब्रिटिश भारतीय सेना की रेजिमेंटल टीम से की। वर्ष 1926 से वर्ष 1948 तक के अपने अंतरराष्ट्रीय हॉकी कैरियर में मेजर ध्यानचंद ने कुल 185 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 400 से अधिक गोल किए हैं। यही कारण है कि मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया था। और आपको पता होगा कि हाल ही में जो खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, उसका नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ठीक, तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था। ठीक, चलिए तो चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है देश के मेंटर कार्यक्रम। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को हाल ही में दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दिल्ली में शिक्षा को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना है। ठीक, बेसिकली ये जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत होता क्या है कि जो मेंटर हैं, ठीक है, मेंटर का मतलब क्या होता है, जो मार्गदर्शक होते हैं वो। ठीक, मेंटर जो है वो ऑनलाइन माध्यम से सप्ताह में 10 मिनट के लिए बच्चों को फोन करेंगे। ठीक है, अब किन बच्चों को फोन करेंगे ये सवाल आता है। तो याद रखिएगा, इस मेंटर अभियान के अंतर्गत 10 बच्चों को गोद लेने की बात कही गई है। एक मेंटर जो है वो 10 बच्चों को गोद लेगा। ठीक, इसमें आगे पढ़ते हैं कि अभी तक इस कार्यक्रम को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा था, जिसके तहत हिस्सा लेने वाले नागरिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अधिकतम 10 छात्रों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। छात्रों को फोन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सभी मेंटर्स प्रति सप्ताह 10 मिनट का समय निकालेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कम से कम 10 लाख बच्चों और 3 लाख कामकाजी पेशेवरों तक पहुंच बनाना है। तो याद रखिएगा, ये जो अभियान है वो शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में जहां बच्चों की शिक्षा एकदम से रुकी हुई पड़ी थी, एकदम रुकी पड़ी थी, वहां पर इस मेंटर्स अभियान के माध्यम से मेंटर्स को ये दायित्व प्रदान किया गया है कि वो 10 बच्चों को अडॉप्ट करे, है ना, 10 बच्चे जो है उनको अडॉप्ट करे और उनसे संबंधित क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई करना चाहते हैं उससे संबंधित क्षेत्र में वो मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक है, और सप्ताह में कम से कम 10 मिनट का समय निकाले और उन बच्चों को फोन करे। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है काजिंद 2021। ठीक, देखिए काजिंद जो है, काज IND, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। काज मतलब काजिकिस्तान और इंड मतलब इंडिया। ठीक, तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। काजिंद 21 के बारे में जान लेते हैं। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त प्रशिक्षण है। संयुक्त अभ्यास के दायरे में पेशेवर आदान प्रदान, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आदि के अनुभवों को साझा करना शामिल है। देखिए क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, पिछले ही क्लास में मैंने बताया है कि अफगानिस्तान का जो संकट है, अफगानिस्तान संकट, ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के आसपास के देशों को भी आतंकित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो कजाकिस्तान को भी लगता है और इस तरफ भारत को भी इसकी सीमा लगती है। तो कहीं ना कहीं काउंटर टेररिज्म जो है ये आवश्यक हो गया है कि हम इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाएं, क्योंकि टेररिज्म अगर होगा और यदि उसका काउंटर नहीं किया गया तो फिर हमारा हाल भी तालिबान के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पेशेवर आदान प्रदान किया जाएगा, हथियारों का आदान प्रदान किया जाएगा, हथियारों के समझ बूझ से, उसके संचालन के तरीके से ज्ञान जो है वो आपसी में आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। काजिंद जो है ये किसके मध्य किया जा रहा है? सैन्य प्रशिक्षण अभियान भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक, चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। आज का पहला प्रश्न है, सुजलाम अभियान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा या श्रम कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, काजिंद 21 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है किसके मध्य किया जा रहा है? भारत कजाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच, भारत म्यांमार के बीच या भारत वियतनाम के बीच? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है
कब किया जाता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारी को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 25 से 31 अगस्त तक के राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।